हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे सब बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बड़ी अच्छे से कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो स्टार्ट कर दीजिएगा, राइट। सो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कंपनी का सेकंड पार्ट। कि एक तो हमने पढ़ लिया है कि इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, जैसे कि हमारी चार्टर्ड कंपनी होती है, स्टैट्यूटरी कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी होती है, इनको बड़े अच्छे से हमने डिस्कस किया था। आज हम कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं कि लायबिलिटी के बेसिस पे किस तरीके से इन्होंने बायफॉर्गेट किया हुआ है। भाई सबसे पहले तो कंपनी का मतलब पता होना चाहिए, जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। लायबिलिटी का भी मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। लायबिलिटी का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कहूँ कि आपने पैसे अरेंज, आपको मान लीजिए आपको घर बनाना है, ठीक है। आपको घर बनाना है तो आप अपने बैंक के पास गए, और आपने अपने बैंक से पूछा कि हाँ जी मेरा बैलेंस बताइए कितना रखा है। उन्होंने कहा कि भाई 5 लाख रुपए। बट आपने तो बजट बनाया कि हाँ जी घर तो मेरा कितने में बनने वाला है, 25 लाख में बनने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ पे ना हम बैलेंस लगा लेते 15 लाख रुपए का। तो आप क्या करेंगे, क्या आप एकदम से आप 25 लाख को, सॉरी आप एक ही पर्सन है, मैंने काफी सारे मेंबर ही बना दी मैंने तो, है ना। तो मैंने कहा कि जैसे आप अपने बैंक के पास गए, क्या आप एकदम से 15 लाख रुपए बैंक से निकलवा के लेकर आएंगे, या फिर ऐसा होगा कि हाँ जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो रही है वैसे वैसे आप उनको निकलवाएंगे। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम क्या करने वाले हैं, पैसों को निकलवाएंगे, है ना, राइट। अच्छा, मैंने कहा कि 25 की जरूरत है, 15 लाख अभी आपके पास है। 15 लाख यूज होने के बाद ही तो आप क्या करने वाले हैं, बैंक से लोन लेने वाले, या फिर आपने स्टार्टिंग में ले लोगे, नहीं ना। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में लिया तो आपकी जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इस बैंक के लोन के ऊपर, वो तो बेफालतू की कहेंगे ना कि हाँ एक्स्ट्रा में तुम्हें देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो आपको जब रिक्वायरमेंट होगी पैसों की, आप तभी से आप क्या करेंगे, अपने लोन को रेज करेंगे, है ना। और लायबिलिटी यहाँ पे क्या क्रिएट हुई कि आपने बोला कि हाँ जी लोन दे दीजिए, 2 साल के बाद मैं ये 10 लाख रुपए क्या करने वाला हूं, आपको पेमेंट कर दूंगा विद इंटरेस्ट। तो यहां पर ये जो मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसकी लायबिलिटी बनती है कि हाँ जी 2 साल के बाद ये क्या करे, बैंक से जो उसने लोन लिया था वो उसकी रिपेमेंट करे। तो लायबिलिटी का मतलब क्या है, फ्यूचर में जो ऑब्लिगेशन होती है उसको आपको कंप्लीट अप करना होता है, उसे बोला जाता है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के बेसिस पे कंपनी को बायफॉर्गेट किया गया 2 पार्ट से। एक तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है आपकी बच्चे लिमिटेड होती है, एक होती है हमारे पास अनलिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या है कि आपकी फिक्स होती है। फिक्स दैट मीन्स कि आपको भी मीन्स कि मेंबर्स जितने भी होते हैं ना कंपनी के, उनको पता होता है कि हाँ जी मेरी लायबिलिटी इतनी बनती है ना, मुझे इतना पे करना है कंपनी को। इस अनलिमिटेड में तो भाई कोई अमाउंट फिक्स ही नहीं होती, भाई जितना कंपनी को लॉस होगा उतना सभी मेंबर्स को बियर करना पड़ेगा। ये थोड़ा ज्यादा ही क्या, बहुत ज्यादा रिस्की है। जो रिस्क टॉलरेंस लिमिट है वो बहुत ज्यादा हाई होती है यहाँ पर। बट लिमिटेड में क्या होता है, कहीं ना कहीं आप उस चीजों से वाकिफ होते हैं कि हाँ जी इन फ्यूचर में मुझे कंपनी को इतना पैसा देना है। भाई मेंबर क्यों देंगे पैसा, समझो इस बात को, समझो। तो तभी मैं थ्योरी पे आऊंगी, क्योंकि एग्जाम्पल जो मैं समझा रही हूँ ना वही एज इट इज आपको एग्जाम्पल लिखने में, इवन थ्योरी लिखने में हेल्प करने वाले। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कंपनी की फीचर्स हमने डिस्कस की थी कि कंपनी के पास ये राइट होता है, पब्लिक कंपनी के पास, कि वो अगर उनको पैसों की जरूरत होती है वो पब्लिक के अंदर अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, और इस प्रोस्पेक्टस को देखकर क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड होंगे, और वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो क्या करने वाले हैं, ये देखेंगे कि हाँ जी रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है इस कंपनी से, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, तो वो क्या करेंगे, अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। और उस पैसे के लगाने के बदले में उन्हें क्या मिलने वाला है, एक शेयर मिलने वाला है। जितने जितने अमाउंट का एक शेयर होगा उस हिसाब से अगर पैसे लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक शेयर की जो वैल्यू है ना बच्चे, वो कितने रुपए है, मान लीजिए 10 रुपये। छोटा सा एग्जाम्पल लेते जो समझने में आसानी होगी। और कंपनी को क्या चाहिए, 1 लाख रुपए रेज करना है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए रेज करने हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो मतलब क्या है, कंपनी को 10,000 शेयर क्या करने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे, है ना। और जो जो लोग इन शेयर्स को लेंगे, जैसे कहते हैं ना कि सामान के बदले में आप क्या करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं ना, सेम इस तरीके से शेयर इनके पास चला जाएगा, और जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी वो उनसे धीरे धीरे करके लोगों से पैसा मंगवा लेंगे। आपको याद है +2 क्लास में भी हम करते आ रहे थे कि सबसे पहले हम एप्लीकेशन से पे पैसा मंगवाते हैं, फिर हम अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाते हैं, फिर हम फर्स्ट कॉल पे पैसा मंगवाते हैं, देन उसके बाद हम फाइनल एंड हम कहते हैं सेकंड कॉल।
वही बात है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे कंपनी क्या करेगी, धीरे धीरे शेयर के बदले में उनसे पैसा मंगवाती रहेगी। जैसे हमने ऊपर लोन का एग्जांपल है, इसलिए मैंने पहले एग्जांपल लिया था, समझ में आया। तो यहाँ पर मेंबर्स की, ये जो मेंबर्स है ना, इनकी लायबिलिटी बनती है कि जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है ना, तब उसको वो पैसा दे जिसके लिए उन्होंने शेयर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर बोला कि मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए मिस्टर राम है, ठीक है, इसने क्या किया है, 100 शेयर्स को सब्सक्राइब किया। भाई 100 शेयर इस पर्सन राम के पास है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जब भी कंपनी पैसा मंगवाएगी इन 100 शेयर के ऊपर उसको देना पड़ेगा। दैट मीन्स इसकी जो लायबिलिटी बनती है, इनटू में कर दूं मैं 10, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 इसको कंपनी को देने पड़ेगी। तो ये इसकी लायबिलिटी है। समझ में आया नहीं आया? ओके। तो मैंने अब यहाँ पर जो कंपनी की जो लायबिलिटी है, दो पार्ट्स में बाइफर्केट की थी मेनली। फर्स्ट पार्ट इज दैट कि आपके पास लिमिटेड लायबिलिटी है, एंड सेकंड क्या था, आपके पास अनलिमिटेड है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया कि मिस्टर राम के जो उसने 100 शेयर्स क्या कर रखे थे, किसी कंपनी के होल्ड किए हुए थे, तो उसकी ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 1000 रुपये दे। ठीक है। अच्छा मैम, अगर कंपनी में लॉस ज्यादा हो गया तो, मान लीजिए 10 लाख रुपए का हो गया तो क्या होगा भाई, क्या करें फिर? यहाँ पे तो हमारी फिक्स है, हमें तो केवल 1000 रुपये देने, 1000 रुपये दे के हमारी जो पर्सनल एसेट्स है हमें उसको यूज नहीं करने देना। तो इसे बोला जाता है कंपनी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है एज पर द शेयर। तो सबसे पहला पॉइंट जो क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर, क्या कह रहा है कि द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की लायबिलिटी में हमारे एग्जांपल में क्या है, हमारे 1000 रुपये है, इज लिमिटेड है। क्या मुझे पता है मेरे को कितने पैसे देने हैं? हाँ जी मुझे पता है, तभी तो मैंने कहा लिमिटेड में हमें इंफॉर्मेशन पहले से ही होती है कि इन फ्यूचर में मुझे कितना देना है। अच्छा, टू द अमाउंट दे हैव टू बी इन्वेस्टेड इन द शेयर, जितना पैसा उसने शेयर पे लगाया हुआ है उतना ही पैसा आपको क्या करना है, इन फ्यूचर में कंपनी को देना है जब कंपनी मंगवाएगी। क्या समझ में आया? सिंपल सा लैंग्वेज में था, पढ़ो इसको, जो मैंने अभी समझाया वही है। इफ द कंपनी फेस द लॉसेस, द शेयर होल्डर विल ओनली लॉस द मनी दे हैव द इन्वेस्टेड इन द शेयर। वो केवल उतना ही पैसा कंपनी को देंगे जितना पैसा उन्होंने शेयर पे लगाया था। इसका मतलब ये है कि मेंबर हैज अ पेड द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम। जो भी आपके शेयर की, जितने भी शेयर आपने होल्ड किए हुए हैं, उनकी कितनी टोटल वैल्यू बनती है। मैंने कैसे निकाला टोटल वैल्यू, देखो मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया कि आपके पास 10 शेयर, कितने शेयर थे, आई होप 100 शेयर थे, है ना? हाँ 100 शेयर थे, और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी बच्चों, अपने पास 10 रुपए थी, तो आपकी बन गई 1000 वैल्यू, 1000 रुपए। ही कांट बी आस्क्ड टू पे देम एनी मोर। कंपनी ये नहीं कहेगी कि हाँ जी ज्यादा दो और पेमेंट करो, क्योंकि भाई मेरा तो 10 लाख का नुकसान है, कंपनी के पास ये राइट नहीं है। अमाउंट टू बी केस ऑफ द कंपनी सफर अ लॉस, जब लॉस होगी कंपनी के पास कोई राइट नहीं है कि तुमसे ये कहेगी कि हाँ जी और पेमेंट करो और पेमेंट करो। ठीक है, सेम इस तरीके से एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके अंदर एक और एग्जाम्पल इसी के अंदर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एप्लीकेशन पे इसने पैसा दे दिया, अलॉटमेंट पे दे दिया, फाइनल फर्स्ट कॉल पे दे दिया, यहाँ तक देते देते ना इसने 800 रुपये दे दिए। ठीक है, अब ये देखो इसकी लायबिलिटी कितनी बनती थी, 1000 रुपये बनती थी। अब इसने 800 रुपये ऑलरेडी कंपनी को पे कर दिए, तो बचे कितने, 200। तो केवल उस टाइम में क्या होगा, 200 रुपये देगा। मीन्स कि जितना बैलेंसिंग फिगर रहता है शेयर होल्डर उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। क्लियर है, समझ में आया? ओके, ये था बच्चों आपके पास कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर। अब यहाँ पर ना लिमिटेड के अंदर ना दो पार्ट आते हैं, एक तो लिमिटेड बाय द शेयर होते हैं, अब बाय द शेयर होते हैं, एक मेरे पास क्या होते हैं, लिमिटेड बाय द गारंटी भी होती है। गारंटी का मतलब क्या है, कई बार क्या होते हैं शेयर होल्डर ये प्रॉमिस कर देते हैं, जैसे कि आप अपने दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ना, कई बार आपने किया भी होगा, इवन कई बार आपने गारंटी भी दी होगी कि इसके बदले ना मैं इसके पैसे दे देता हूँ, ये बाद में वो अपने आप सेटलमेंट कर लेते हैं। आपने कभी किया है? ऐसा ही कई बार शेयर होल्डर करते हैं कि जब कंपनी बंद होगी ना, कंपनी के बंद होने का टाइम आ गया, मान लीजिए बंद होने के टाइम में क्या करती है कंपनी, सारे के सारे एसेट्स क्या करती है, सेल कर देती है। ठीक है, जिनका भी पैसा अनपेड है, जैसे मैंने कहा कि मेरे एग्जांपल के अंदर यहाँ पे अब 200 रुपये अनपेड था, तो मैं यहाँ से मंगवाऊंगी पैसा। ठीक है, ये सारा का सारा पैसा इकट्ठा करूंगी और मेरी जितनी भी लायबिलिटी बनती है मैं उन सबको क्या करने वाली हूँ, पे करने वाली हूँ। करने वाली हूँ नहीं करने वाली? अच्छा, तो यहाँ पर कई बार क्या करते हैं शेयर होल्डर गारंटी दे देते हैं कि जब भी कंपनी बंद होगी ना, हम एक्स्ट्रा में चलो 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। किसी ने कहा कि भाई हम तो 10,000 रुपए ही दे सकते हैं, मीन्स की एक गारंटी दी जाती है, वो भी उस टाइम पे
कंपनी यूज करेगी उस ये जो गारंटी होगी ना, ये मेमोरेंडम में लिखी होती है कि कौन कितना पैसा दे रहा है, किस तरीके से दे रहा है, ये सभी चीजें ना लिखी होती है, क्योंकि चीजें जब तक रिटर्न फॉर्म में होती है ना एज ए प्रूफ रहता है ना। कई बार चीजें पर्सन क्या होते हैं मुकर जाती है, तो मुकरे ना इस चीज के लिए वो क्या करते हैं रिटर्न फॉर्म में लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है गारंटीड का मतलब क्या है कि जब भी कंपनी बंद होगी, कंपनी क्या करेगी, पहला पॉइंट तो ये देखेगी कि कोई अनपेड अमाउंट तो नहीं है वो इस पर्सन का। अगर अनपेड अमाउंट है तो वो भी कवर करेगी। क्या उसने कोई गारंटी दी हुई है, क्या उसने कोई गारंटी दी हुई है? अगर हाँ तो गारंटी का अमाउंट भी उससे लेगी ही लेगी। ये दोनों अमाउंट यूज करने वाली है विद द हेल्प फॉर द पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी। क्लियर है? तो ये यहाँ पर दो पॉइंट होती है। ये शेयर वाला पॉइंट आ गया समझ में, अनलिमिटेड बाय द गारंटी। समझो देखो क्या लिखा हुआ है कि मेंबर लायबिलिटी इज लिमिटेड। मेंबर की लायबिलिटी देखो लिमिटेड होती है, स्पेसिफिक अमाउंट की होती है, जो कि प्रॉमिस करता है कि वहां कंट्रीब्यूट करेगा जब कंपनी बंद होगी। इसका मतलब क्या है कि इट रेफर टू मीन्स दैट द लायबिलिटी ऑफ द ईच मेंबर इज लिमिटेड टू सच अमाउंट द मेंबर may undertake to contribute the assets of the company in the event of the winding up. It is recording in the memorandum of association, समझ में आया, of the company at the time of the incorporation that its member undertook upon themselves in case of the company will be wound up during the tenure of the membership. उसकी जो टेन्योर ऑफ द मेंबरशिप का मतलब क्या है कि हाँ उस टाइम पे वो उस कंपनी का मेंबर ही है। मेंबर इन द सेंस कि हाँ अभी भी वो कंपनी के शेयर होल्डर शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं ना वो शेयर को सेल कर देते हैं उस कंपनी के, और वो उस टाइम पे क्या नहीं होते, मेंबर नहीं होते, है ना। तो क्या तब भी अगर उसने गारंटी दी हो क्या वो तब भी पे करेगा? डिपेंड करता है कि बच्चे उसको टेन्योर कितना हुआ है। अगर 1 साल ही हुआ है, ठीक है, कई बार चालाक बनते हैं ना शेयर होल्डर की, हाँ कंपनी डूबने वाली है, 1 साल पहले ही उसको क्या कर देते, छोड़ के चले जाते हैं। तो कंपनी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर टेन्योर मतलब छोड़े हुए टाइम केवल 1 साल हुआ है तब भी वो क्या करने वाला है, जो गारंटी ली थी वो तब भी उसको पे करनी पड़ेगी। अगर 1 साल से ज्यादा है तो उसके लिए अलग प्रोविजन है, वो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे टेबल ऐप के 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीजें लिखी गई है कि द मेंबर अंडरटुक themselves in case of the company is wound up during the tenure of the membership or within a period of the 1 year after they cease कहा गया to be its member and its assets or to be not adequate to clear its liability। अगर कंपनी के पास उसके पास पर्याप्त मात्रा में इतना सफिशिएंट पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा उसकी एसेट्स को सेल करने के बाद कि वो अपनी लाइबिलिटीज को क्या कर सके, क्लियर कर सके, देन जो पेमेंट डिसाइड हुई थी वो शेयर होल्डर को देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल कंपनी, नॉन शेयर कैपिटल कंपनी। नॉन शेयर कैपिटल दैट मीन्स जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, राइट। और ये शेयर कैपिटल दैट मीन्स जो उनके अंदर क्या है, शेयर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया जाता है। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया ना कि शेयर इशू पॉइंट है, यहाँ पे शेयर इशू नहीं होते, लोग अपने आप से कंट्रीब्यूशन करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। या आप नीचे पढ़ना, जो भी समझाया है वो एज इट इज है, ठीक है। जितना भी आपका अनपेड वैल्यू रहती है प्लस में वो अमाउंट जो कि आपने गारंटी किया था कि हाँ जी पे करेंगे, कब, कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम, दोनों की दोनों आपको क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? समझ में आया? सिंपल जाता, ओके। नेक्स्ट जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि आपकी भाई लायबिलिटी ही पता नहीं कि क्या कितनी होने वाली है। ये डिपेंड करेगा कि हाँ जी कंपनी जब बंद हो रही है ना उसको लॉस कितना हुआ, और वो लॉस सभी मेंबर्स के अंदर बटेगा, और टोटली डिपेंड करते हैं यहाँ पर लॉस। तो इस सिनारियो के अंदर क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं ना उनको अपनी पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है कि जिसके कारण वो कंपनी के जितनी भी लायबिलिटी बनती है उनको पे ऑफ करें। दैट्स अ रीजन कि ये बहुत ज्यादा रेयर केस की कंपनी होती है, बहुत कम है ऐसी कंपनी, और इसकी ऐसी कंपनियों में लोग पैसा भी बहुत कम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, समझ में आया? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी तो आगे होगी समझ में, जहां पर आपकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। यहाँ पर आपकी जो पर्सनल एसेट्स होती है, पर्सनल जो प्रॉपर्टी होती है वो टोटली क्या रहती है, सेफ रहती है, किसी भी तरह की कंपनी के डेट के पे ऑफ करने में यूज नहीं होती है। क्लियर है? समझ में आया कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लिमिटेड बाय द गारंटी एंड देयर इज शेयर्स के अकॉर्डिंग। आई होप ये पॉइंट भी समझ में आ गया। आज ये भी हमारा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। दिस इज अ वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लिखो उसको उतना कम है, क्योंकि यहाँ से डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के। इवन हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर भी है ना वो भी इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।